कॉन्सेप्ट है, क्या हेल्थ होती है हमारी, वो किस चीज से रिलेटेड होती है, इम्यूनिटी में होता क्या है, इम्यूनिटी कैसे होती है, कैसे हमारी बॉडी इम्यूनिटी डेवलप करती है। तो फिजिकल में आपके पास कौन कौन सी चीजें आती हैं, देख पा रहे हैं, उसमें मेरा आप क्या जज कर रहे हो। हमें किसी पर्सन को हेल्थी डिक्लेयर करना है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल मेडिकल कॉन्सेप्ट ने कि कोई भी ह्यूमन बॉडी है वो एज ए मशीन वर्क कर रही है। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं सोनू, आपकी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग फैकल्टी फ्रॉम बालाजी नर्सिंग इंस्टीट्यूट द्वारका मोड़। यहाँ इस इंस्टीट्यूट में आप मेरे साथ दो सब्जेक्ट डील करेंगे। फर्स्ट होगा हमारा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, सेकंड भी आप मेरे साथ ही पढ़ेंगे, वो होगा हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, तो फर्स्ट हम हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट ही लेके चल रहे हैं, वो है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। आपका जो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग होता है, मतलब अगर हम देख के चले तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का क्या मतलब है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का मतलब है कि जो नर्सिंग का बेस है, जो फाउंडेशन है नर्सिंग की, उसी का स्टडी हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में करते हैं। बेसिकली ये हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी होता है, लेकिन इसको पहले हमें थ्योरी में कवर करना होता है, उसके बाद आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो यूनिट है हमारा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का, वो है इंट्रोडक्शन। मतलब स्टार्टिंग हम इंट्रोडक्शन से करेंगे। जैसे कि इंट्रोडक्शन में आपके कुछ टॉपिक्स हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, कि हेल्थ के कौन से कॉन्सेप्ट हैं, क्या हेल्थ होती है हमारी, वो किस चीज से रिलेटेड होती है। ओके, और सेकंड टॉपिक होगा हमारा इम्यूनिटी। आप सब लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, इसकी इम्यूनिटी लो है, इसकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा है। तो वही इम्यूनिटी आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कि इम्यूनिटी में होता क्या है, इम्यूनिटी कैसे होती है, कैसे हमारी बॉडी इम्यूनिटी डेवलप करती है। ओके, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ से। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ पढ़ने से पहले आपको फर्स्ट पता होना चाहिए कि हेल्थ क्या होती है। ठीक है, कैसे एक पर्सन को हम हेल्दी डिक्लेयर करते हैं, कैसे हम बोलेंगे कि ये पर्सन बिल्कुल हेल्दी है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि किसी भी पर्सन में डिजीज एब्सेंस है, इसका मतलब कि हम उसको बोलेंगे कि नहीं ये पर्सन हेल्दी है। ठीक है, उसके लिए हमारे पास कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ हमारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिन्होंने आपका हेल्थ को डिफाइन किया है। ओके, देखिए फर्स्ट हम देखते हैं कि जो आपका WHO है, क्या फुल फॉर्म होता है WHO का। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी आपने एक हेल्थ की डेफिनेशन आपको दी है, जिसमें इसने इंक्लूड किया है कुछ फैक्टर्स को। जो हमारा फर्स्ट फैक्टर होता है वो होता है फिजिकल। ओके, फर्स्ट फिजिकल है, सेकंड हमारा होता है मेंटल, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। ओके, वैसे हमारा एक अनदर फैक्टर भी होता है जिसको हम बोलते हैं स्पिरिचुअल, लेकिन जो आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन था उसने इसको इंक्लूड नहीं किया था, इसलिए इसको एलिमिनेट करना है। वैसे किसी भी पर्सन को हेल्दी डिक्लेयर करने के लिए हमें ये चारों फैक्टर्स का पता होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें पर्सन के अंदर सही हैं, देन हम उसको बोलते हैं कि वो पर्सन हेल्दी है। तो फिजिकल में आपके पास कौन कौन सी चीजें आती हैं। फिजिकल में आपको आता है जो आउटर अपीयरेंस आपका होता है, जैसे कि आप मेरे को देख पा रहे हैं, मेरे हेड से लेके मेरे टो तक आपको देख पा रहे हैं। ठीक है, देख पा रहे हैं, उसमें मेरा आप क्या जज कर रहे हो, फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, जो फिजिकल, जो हमें आउटर अपीयर होता है, अगर वो ठीक है पर्सन का, देन हम बोलेंगे कि फिजिकली हेल्दी है। सेकंड पॉइंट आता है हमारा मेंटल। मेंटल के अंदर हमारा क्या होता है, कोई भी पर्सन होता है, ब्रेन होता है, माइंड होता है, वर्क कर रहा होता है सब पर्सन के अंदर। उसमें क्या होता है मेंटल में, जो पर्सन की मेंटल एबिलिटी है। मेंटल एबिलिटी के अंदर क्या आएगा कि पर्सन कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को, जो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, कैसे उनको इफेक्टिवली सोल्व कर पा रहा है, कैसे उनको हैंडल कर पा रहा है, ये सब हम देखते हैं जो पर्सन की मेंटल एबिलिटी होती है उसके अंदर। थर्ड वन होता है हमारा सोशल। सोशल में हमारे पास क्या आएगा, सोशल में हमारा आता है कि कोई भी पर्सन है, उसके सोसाइटी के अंदर इंटरेक्शन कैसा है लोगों के साथ, कैसे उसके रिलेशनशिप है, उसका लोगों के तरफ पॉजिटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव एटीट्यूड है, क्या उस पर्सन बहुत जल्दी एंगर में हो जाता है, या वो बहुत ज्यादा खुश रहता है, बहुत ज्यादा दुखी रहता है। ये हम सारी चीजें देखते हैं सोशल के अंदर। अगर उसका सोसाइटी में लोगों के साथ जो है एटीट्यूड पॉजिटिव है और उसका इंटरेक्शन बहुत अच्छा है, उसको हम इंक्लूड करते हैं सोशल के अंदर। ठीक है, ये हो गया हमारा WHO के अकॉर्डिंग, जो WHO ने आपको बताया था। अब लास्ट होता है हमारा स्पिरिचुअल। किसी भी पर्सन का एक स्पिरिचुअल बिलीफ होता है। ठीक है, कोई गॉड में बिलीव करता है, अलग अलग कल्चर के अकॉर्डिंग सबका अलग अलग गॉड है। ठीक है, वो अपने अपना उनका बिलीफ है। अब कोई पर्सन ऐसा है, वो अपने कल्चर में तो बिलीव कर रहा है, लेकिन साइड वाले का जो कल्चर है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो क्या हम बोलेंगे वो पर्सन हेल्दी है। उसको अपना कल्चर सही लग रहा है, लेकिन दूसरे का कल्चर है वो एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता। तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि जो उसकी स्पिरिचुअल जो चीजें हैं वो हम बोलेंगे कि वो सही नहीं है। ठीक है, उसका जो बिलीफ है, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं सुपरस्टिशंस में यकीन रखते हैं, ठीक है, अंधविश्वास में,
तो क्या वो हम बोल सकते हैं कि वो स्पिरिचुअली हेल्दी है? नो। ये सारी चीजें एक लिमिट तक अच्छी होती हैं। अगर हमें किसी पर्सन को हेल्दी डिक्लेयर करना है, देन हमारे पास एक डेफिनेशन है, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, नॉट मियरली एब्सेंस ऑफ डिजीज। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिजीज का एब्सेंस है इसीलिए हम पर्सन को हेल्दी बोल देंगे। नो, किसी भी पर्सन को हेल्दी डिक्लेयर करने के लिए हमें कितने फैक्टर्स की नीड होती है? 3 फैक्टर्स की नीड होती है। फर्स्ट वन होता है हमारा फिजिकल, सेकंड होता है मेंटल, थर्ड होता है सोशल। तो ये हो गई हमारी हेल्थ की डेफिनेशन और हेल्थ कंप्लीट, ठीक है। अब लेकिन हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ में आपके पास कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आपके दिए गए हैं, ठीक है, वही हम पढ़ेंगे। तो ये एक हम फ्लो चार्ट बना के चलते हैं। ये हमारा है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। इसमें आपके कुछ आते हैं कॉन्सेप्ट जो हम स्टडी करेंगे कि कैसे हमारी हेल्थ है, कौन कौन सी चीजें हैं जो हेल्थ के रिगार्डिंग प्रेजेंट है हमारे पास। फर्स्ट वन होता है बायोमेडिकल, सेकंड वन होता है हमारा इकोलॉजिकल, थर्ड होता है साइकोलॉजिकल, फोर्थ वन और लास्ट वन हमारा होता है होलिस्टिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नो। देखिए, फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कौन सा है हमारा? बायोमेडिकल। इस कॉन्सेप्ट ने अपनी एक थ्योरी दी थी कि बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि किसी भी पर्सन को हेल्दी से अनहेल्दी करने के लिए हमारे पास 2 फैक्टर्स होते हैं। कि एक तो इसने बताया था कि ह्यूमन बॉडी एक मशीन की तरह वर्क करती है, ठीक है। इसने बताया बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट ने कि कोई भी ह्यूमन बॉडी है वो एज ए मशीन वर्क कर रही है। एक इसने जो जर्म थ्योरी थी उसके बेसिस पे इसने बताया कि किसी भी डिजीज को कॉज करने के लिए या किसी भी पर्सन की हेल्थ को खराब करने के लिए हमारे पास जर्म्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बायोमेडिकल के अकॉर्डिंग क्या बताया इसने कि किसी भी डिजीज को कॉज करने के लिए कौन प्रेजेंट है? जर्म्स प्रेजेंट है। फिर ये क्या हो गया, जो बायोमेडिकल जो कॉन्सेप्ट था वो फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि इसने सिर्फ जर्म्स को ही इंक्लूड किया, अदर फैक्टर्स को इसने क्या कर दिया? एलिमिनेट कर दिया। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि सिर्फ अगर जर्म्स हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगी है, उसी की वजह से डिजीज होती है। नो, हमारे पास ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिजीज कॉज करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट वन कॉन्सेप्ट है हमारा इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल ने बताया था हमारा कि अगर बैलेंस है किसके बीच में? बैलेंस बिटवीन मैन एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। अब मुझे आप लोग बताइए, आप लोग जरा अपने दिमाग पे जोर डालिए कि इन्वायरमेंट में हमारी कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं। इन्वायरमेंट में जो चीजें हमारी इंक्लूड होती हैं, हमारी एयर हो गई, हमारा वाटर हो गया, हमारा सैनिटेशन सिस्टम हो गया, और जो पॉल्यूशन वगैरह प्रेजेंट है। इस कॉन्सेप्ट ने हमारा बताया अगर किसी भी मैन के बीच में, कोई पर्सन है उसके बीच में या फिर उसके इन्वायरमेंट के बीच में अगर अच्छा बैलेंस है, अच्छी एयर है उसके पास, अच्छा वाटर है उसके पास यूज करने के लिए, तो वो पर्सन हेल्दी रहेगा। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये एक अच्छा फैक्टर था कि उसने इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीजों को इंक्लूड किया। लेकिन अब मुझे बताओ, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है लेकिन क्या होगा हमारे पास? उसने बैक्टीरिया को क्या कर दिया? वहां से एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट भी हमारा क्या हो गया था? फेल हो गया था। उसके बाद हमारा एक कॉन्सेप्ट आया साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल ने क्या किया? जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट था और जो साइको सोशल कॉन्सेप्ट था इंक्लूड कर लिया, ठीक है। कि किसी भी डिजीज को कॉज करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एक तो जो हमारा माइंड है वो हमारे अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। जो हमारा साइकोलॉजी है, अगर हमारा माइंड के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन है, ठीक है, अगर हम मेंटली हेल्दी हैं तभी हम हेल्दी हो सकते हैं। क्या ये कॉन्सेप्ट अच्छा था? नो, ऐसा भी हमारी बॉडी के अंदर बिल्कुल नहीं होता। फिर आता है हमारा लास्ट वन कॉन्सेप्ट है होलिस्टिक। इस कॉन्सेप्ट जिसने दिया, इसने बिल्कुल भी अपना दिमाग यूज नहीं किया। इसने क्या किया? सारे कॉन्सेप्ट को इंक्लूड करके अपना क्या बना लिया? होलिस्टिक कॉन्सेप्ट दे दिया। इसने बोला कि बायोलॉजी, बायोमेडिकल भी नेसेसरी है, इकोलॉजिकल भी नेसेसरी है, साइकोलॉजिकल भी नेसेसरी है, ठीक है। तो होलिस्टिक कॉन्सेप्ट क्या इंक्लूड करता है? जितने हमारे पास पहले कॉन्सेप्ट थे इसने सबको इंक्लूड किया और बताया कि अगर कोई भी डिजीज को कॉज करना है या किसी भी पर्सन को हेल्दी रहना है, देन हमें इन सारी चीजों से क्या करना पड़ेगा? प्रिवेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट वन था हमारा बायोमेडिकल, इसने बताया था जर्म्स की वजह से होता है। इकोलॉजिकल में बैलेंस होना चाहिए मैन और एनवायरमेंट के बीच में। साइकोलॉजिकल ने बायोलॉजिकल और साइको सोशल दोनों को इंक्लूड कर लिया था। होलिस्टिक ने क्या किया कि तीनों जो आपने कॉन्सेप्ट थे उनको इंक्लूड किया और बताया कि जो होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग जितनी हमारी चीजें हैं उन सबको अगर इकट्ठा कर लेंगे देन हमारी कोई भी डिजीज कोज हो सकती है, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है आप सबका कि कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं
अब कोई भी डिजीज है, डिजीज किस चीज को बोलते हैं कि एक वर्ड होता है हमारे पास डिजीज, एक होता है सिकनेस, एक होता है इलनेस। हम किसी भी पर्सन को, कोई भी पर्सन हमें बोलता है कि मैं इल हूं, या मुझे कोई डिजीज हो गई है, या मुझे सिकनेस है, ठीक है। ये तीनों वर्ड्स हम यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। फर्स्ट है हमारा डिजीज, डिजीज। सेकंड वन है हमारा सिकनेस। ये क्या है, ये सिनोनिम्स हैं किस चीज के, डिजीज के, ठीक है। ये सिनोनिम्स होते हैं हमारे पास डिजीज के, इनका सेम मीनिंग होता है, जैसे हमारी डिजीज होती है वैसे सिकनेस इलनेस, थोड़ा थोड़ा इसमें डिफरेंस होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। कोई पर्सन है हमारे पास, उसको लग रहा है कि वो बीमार है, उसको अंदर से फीलिंग आ रही है कि मैं बीमार हूं, मेरे अंदर कुछ दिक्कत हो गई है, मैंने खाना खाया था उसकी वजह से मुझे नोजिया हो रहा है, ठीक है। मतलब उसको क्या हो रहा है, नोजिया का मीनिंग क्या होता है कि वोमिटिंग आने से पहले की जो स्टेज होती है, हमें जो अच्छा फील नहीं होता उसी को हम नोजिया बोलते हैं। तो इलनेस में हमारे पास क्या होगा, किसी पर्सन को इनर फीलिंग होती है कि मैं बीमार हूं, लेकिन आउटर उसका कोई ऐसा अपीयरेंस नहीं होता जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाए कि वो पर्सन बीमार है, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक। इलनेस का क्या मतलब होता है हमारे पास, किसी भी पर्सन की इनर फीलिंग्स, इनर फीलिंग्स ऑफ नॉट, ये हमारे पास इलनेस होती है, ठीक है। सिकनेस हमारे पास क्या होती है, सिकनेस हमारे पास होती है, ठीक है, उसको इनर फीलिंग थी उस चीज की, लेकिन उसके सिम्टम्स क्या हो रहे हैं हमारे पास, बाहर भी अपीयर हो रहे हैं, ठीक है। हम उसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं एक लेवल पे कि हाँ ये पर्सन को सच में कोई दिक्कत है, इसके फेशियल एक्सप्रेशन से हम पता लगा सकते हैं कि पर्सन को सिकनेस है, ठीक है। या वो हेड डाउन करके बैठा हुआ है तो हम पता लगा सकते हैं कि हाँ उस पर्सन को सच में कोई दिक्कत है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास डिजीज क्या होती है। यहाँ पर्सन को अंदर से फीलिंग आ रही थी, यहाँ उसका आउटर सिम्टम्स भी अराइज हो रहे थे। डिजीज में क्या होता है हमारे पास कि कोई भी ऐसी कंडीशन जिसको डॉक्टर हमें डायग्नोज कर देता है, ठीक है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, हमें अच्छा नहीं लग रहा, वो इलनेस है, ठीक है। और हमारा जो आउटरी हम ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि हम ठीक नहीं है, वो सिकनेस है। अगर हम डॉक्टर के पास जाके उसको डायग्नोज करवा लेते हैं, वो चीज क्या होती है हमारे पास, एक पर्टिकुलर डिजीज होती है, डॉक्टर हमें डायग्नोज करके देता है कि आपको ये वाली जो डिजीज है वो प्रेजेंट है, ठीक है। ये होते हैं आपके डिजीज के सिनोनिम। यहां तक क्लियर है सबको। आप एक बार अपना बुक से रीड करो, जो भी बुक आपको आपके इंस्टीट्यूट में प्रोवाइड करी जाती है वहां से रीड करो और लर्न करो इस चीज को, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम मॉडल। हमारे पास कोई भी पर्सन होता है, जैसे कि हम हैं, आप किसी को भी इंक्लूड करके चल सकते हो, ठीक है। नॉर्मल हेल्थ, ये हम और आप हैं जिसकी हेल्थ क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। अब किसी भी पर्सन को बीमार होने के लिए या किसी भी पर्सन को बहुत अच्छा होने के लिए एक हमारे पास स्टेज होती है जिसको हम फॉलो करते हैं, जिसको हम हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम मॉडल बोलते हैं। कोई भी पर्सन है उसको लास्ट स्टेज पे जाने के लिए यहाँ उसको पहला माइल्ड सिम्टम्स आएंगे, मॉडरेट आएंगे, सीवियर आएंगे, उसके बाद ही जो उसकी इलनेस की जो स्टेज है वो लास्ट स्टेज आती है। ऐसे ही किसी पर्सन का नॉर्मल हेल्थ है, उसको किस में कन्वर्ट करना है, बेटर हेल्थ, ठीक है। अब किसी भी पर्सन की बेटर हेल्थ के लिए वो नॉर्मल हेल्थ है, अगर हम उस पर अच्छा काम करते हैं, हम अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं, अच्छे इन्वायरमेंट में रहते हैं, अच्छा जहां पोल्यूशन वगैरह कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, अच्छा हम डॉक्टर से फॉलो अप लेते हैं, अच्छा हमारा चेकअप करवाते हैं, तो जैसे हमारी नॉर्मल हेल्थ थी उस पर हमने वर्क किया तो हम किसकी साइड में जा सकते हैं, बेटर हेल्थ की साइड में जा सकते हैं। अगर हमारा वैसे ही न्यूट्रिशन खराब होता गया या फिर हम किसी डिजीज के कॉन्टेक्ट में आ गए, किसी इंफेक्शन के कॉन्टेक्ट में आ गए, तो हमारे जो हेल्थ की जो स्टेज है वो खराब भी होती जाती है, तो इसमें हमारी एंड स्टेज आ जाती है, ठीक है, एंड स्टेज ऑफ इलनेस। ये होता है हमारा हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम मॉडल। इसमें कुछ भी नहीं होता, आपके पास किसी एक पर्सन की अगर नॉर्मल हेल्थ है उसमें आप क्या इंक्लूड करते हो, अगर किसी पर्सन को चाहिए उसकी बहुत अच्छी हेल्थ तो उसको उस पर वर्क करना पड़ेगा ताकि वो बेटर हेल्थ में कन्वर्ट हो सके। और नेक्स्ट है आपका एंड स्टेज इलनेस, मतलब जो इलनेस की जो लास्ट स्टेज होती है, आप यहाँ पे डेथ भी मान के चल सकते हो, ठीक है। अगर उसकी हेल्थ बहुत ही ज्यादा खराब होती चली गई, देन उसकी लास्ट में जो इलनेस की लास्ट स्टेज के बाद में डेथ भी हो सकती है। यहाँ अगर वो बेटर हेल्थ, उसने अपनी हेल्थ पे और ज्यादा अच्छा काम किया, उसके अंदर कोई भी डिजीज वगैरह प्रेजेंट नहीं थी, तो उसकी हेल्थ है वो बहुत ज्यादा बेटर भी हो सकती है। तो ऐसे आपका एक हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम मॉडल होता है, इसमें आपके 3 पार्ट दिए गए होते हैं, बीच में हमारा नॉर्मल हेल्थ होता है, एक हम इलनेस की साइड भी जा सकते हैं, इलनेस की साइड भी जा सकते हैं और हम बेटर हेल्थ की साइड भी जा सकते हैं, ठीक है।
तो यहां तक आपका कंप्लीट हो गया है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ को आप अच्छे से रिवाइज करो, लर्न करो अपनी बुक से। सेकंड हम तो जैसे कि हमने हेल्थ देख लिया, हेल्थ के कॉन्सेप्ट देख लिए, डिजीज इलनेस सिकनेस देख लिया, हेल्थ इलनेस कंटिन्यू मॉडल भी देख लिया। तो एक हमारे पास एक और टॉपिक होता है हेल्थ के अंदर ही, जो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। आप उसको जरा मैं आपको एक थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो आपकी हेल्थ को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ। ठीक है, एक आपके पास एक बीच में इसी का टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ। तो इसमें आपके टू टाइप्स के हम मेन लेके चलते हैं। कुछ आपके इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं, कुछ आपको जेनेटिकली अफेक्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन है हमारा जेनेटिक्स, सेकंड वन है हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंट के अंदर आपका कौन कौन सा आ जाएगा और जेनेटिक्स में आपका क्या क्या आएगा वो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ का मतलब पता है सबको कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करेंगे, जो हमें हमारे अंदर डिजीज कॉज करने में हेल्प करेंगे बेसिकली। ठीक है, तो फर्स्ट वन है हमारा जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का क्या मतलब है, जैसे आपने सुना होगा कि ये बीमारी जो है इनकी मम्मी में थी, इनकी दादी में थी, इनकी नानी में भी थी, तो ये बच्चे के अंदर आ गई है। तो कैसे आई है वो थ्रू द जीन्स आई है। जेनेटिक्स का मतलब है कि थ्रू द जीन्स डिजीज का क्या होना, ट्रांसफर होना। ठीक है, जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है, थ्रू जीन्स ट्रांसफर होना। ठीक है, कोई भी डिजीज का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे मतलब ट्रांसफर कैसे होना, थ्रू जीन्स। ओके, सेकंड है हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर आपका कौन कौन सा आता है, आप मुझे बताओ। कोई भी ऐसा पर्सन है जो बहुत वेल एजुकेटेड है, ठीक है, वेल एजुकेटेड है, उसका इकोनॉमिक स्टेटस है वो बहुत अच्छा है, उसका ऑक्यूपेशन भी बहुत अच्छा है। हम मान के चलते हैं, हमारे ऑक्यूपेशन से ही लगा के चलते हैं, आप लोग नर्सिंग कर रहे हो, नर्सिंग में आप हेल्थ के बारे में ही पढ़ रहे हो, तो मुझे बताओ एक नॉन नर्सिंग पर्सन है, एक नर्सिंग पर्सन है, किसकी हेल्थ जो है वो आपको मतलब ऑक्यूपेशन अफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा आपकी हेल्थ को। आपको हेल्थ के बारे में सब कुछ पता है, और जो नॉन नर्सिंग जो पर्सन है उसको हेल्थ के बारे में नहीं पता इतना। ठीक है, तो वो सारे फैक्टर्स होते हैं जो इन्वायरमेंट के अंदर होते हैं और हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। जैसे आपका लाइफस्टाइल है, आप कैसा खाना खाते हो, कैसा पानी पीते हो, ठीक है, कैसे इन्वायरमेंट में आप रह रहे हो, आपके अराउंड पोल्यूशन बहुत ज्यादा तो नहीं है, बहुत कम है, तो ये सारी चीजें आपकी हेल्थ को अफेक्ट करती हैं। ऐसे ही आपका एजुकेशन लेवल भी आपकी हेल्थ को अफेक्ट करेगा। अगर आप वेल एजुकेटेड हैं और एक पर्सन है जो इलिटरेट है, उसको नहीं पता कि कौन सा न्यूट्रिशन उसकी बॉडी के लिए नेसेसरी है, ठीक है, कितना उसकी बॉडी के अंदर आयरन का लेवल होना चाहिए, ठीक है, तो ये क्या उसकी हेल्थ को अफेक्ट नहीं करेगा। उसको पता ही नहीं है कि कितना प्रोटीन चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना फैट चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमारी हेल्थ को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपका इकोनॉमिकल जो स्टेटस है वो भी आपकी हेल्थ को अफेक्ट करेगा। आपके कल्चर्स बिलीफ होते हैं वो भी आपकी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। इसमें हम एक एग्जांपल लेके चल सकते हैं, जैसे कुछ कल्चर्स में होता है कि पर्दा रखना पड़ता है लेडीज को, ठीक है, उसका हमारी हेल्थ पे क्या इफेक्ट आएगा, उसका ये इफेक्ट हमारी हेल्थ पे आता है कि हमें जो सनलाइट होती है उससे विटामिन डी मिलता है, लेकिन जो लेडीज कंटिन्यूअसली पर्दे में ही रहेंगी क्या उनको प्रॉपर विटामिन डी मिल पाएगा, नहीं। तो इसीलिए हमारे कुछ कल्चरल फैक्टर्स भी ऐसे होते हैं जो हमारी हेल्थ को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। जैसे ही हम कल्चर में ही लेके चले, कुछ कल्चर्स में वेज खाते हैं, कुछ कल्चर्स में नॉन वेज खाते हैं। हमारी बॉडी है, सारे जो एसेंशियल नीड्स है उनको कंप्लीट करने के लिए दोनों टाइप की फूड की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन वो उनके कल्चर पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा फूड ले रहे हैं और वो कैसे उनकी हेल्थ को है वो अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गए आपके कुछ फैक्टर्स जो आपकी हेल्थ को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, अब इसी आपकी जो यूनिट है इसी में आपका सेकंड टॉपिक है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का क्या मतलब होता है, आपने एक वर्ड सुना होगा कि ये पर्सन की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है या ये पर्सन की इम्यूनिटी बहुत वीक है, ये बहुत जल्दी बीमार हो जाता है। ऐसा आप सुनते हो डेली लिविंग में कि इनके भाई की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, इनकी बहन की इम्यूनिटी बहुत ही वीक है, वो जल्दी बीमार पड़ जाती है। तो इम्यूनिटी का मतलब बेसिकली हमारे पास क्या होता है, किसी भी पर्सन की बॉडी की रेजिस्टेंस पावर। ठीक है, रेजिस्टेंस पावर अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीज, रेजिस्टेंस पावर अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीज। ठीक है, तो ये होता है आपका इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी के अंदर किसी भी डिजीज के रिगार्डिंग कितनी रेजिस्टेंस पावर जो है वो प्रेजेंट है। अब इम्यूनिटी कैसे डेवलप होती है ये हम देखेंगे।
इम्यूनिटी है जैसे एक आप अच्छा खाना खा रहे हो, ठीक है, कुछ अच्छी चीज आप न्यूट्रिशन में ले रहे हो, अपनी डाइट में ले रहे हो, ठीक है, या फिर आपको जो है इम्यूनिटी बाहर से एंटीजन लेना पड़ रहा है, आपकी बॉडी जो है एंटीबॉडी बनाती है, ठीक है, आपका एंटीजन एंटीबॉडी आपके बॉडी के अंदर काम करते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी, आप बाहर से भी एंटीजन ले सकते हो, आपकी बॉडी के अंदर भी हो सकता है एंटीबॉडी, आपकी बॉडी खुद भी बना सकती है, आप बाहर से भी एंटीबॉडी एडमिनिस्टर करवा सकती हो, ठीक है। तो बेसिकली आपको मीनिंग समझ में आया कि हमारे पास इम्यूनिटी होती है वो क्या होती है। इम्यूनिटी का मतलब है रेजिस्टेंस पावर अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीज ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी। कोई भी एक पर्सन है, ये पर्सन हम एक पर्सन का एग्जांपल लेके चलते हैं, ये कोई पर्सन था, इसकी मतलब इम्यूनिटी को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम उसकी रेजिस्टेंस पावर चेक करेंगे किसी भी पर्टिकुलर डिजीज के रिगार्डिंग, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबका? ये पर्सन था, इसकी रेजिस्टेंस पावर, इसको हम हिंदी में आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा आपने छोटी क्लासेस में कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब डिजीज से लड़ाई करने की उनमें कितनी कैपेसिटी है बॉडी में, ठीक है। अगर कोई डिजीज आ भी जाती है तो हमारी बॉडी में क्या उतनी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है जो उससे फाइट कर लेंगी, हमारी बॉडी भी रिस्पॉन्ड करती है, हमारी बॉडी में हमें प्रोटेक्ट करती है कि नहीं करती है, हमारी बॉडी में एक डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है, ठीक है। जो सबसे बड़ा प्रोटेक्टिव फैक्टर या डिफेंस हम लगा के चलें तो वो हमारी काम करती है, हमारी स्किन, ठीक है। अगर हमारी स्किन पे कोई भी कट वगैरह नहीं है, क्या हमें कोई डिजीज हो सकती है, तो जो मेन हमारा डिफेंस का जो वर्क करती है वो हमारी स्किन करती है। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी जगह पे एसिडिक नेचर होता है। वो एसिडिक नेचर क्यों होता है? बेसिकली अगर बाहर से आपकी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया आ रहा है तो वो जो एसिडिक नेचर आपकी बॉडी का होगा वहां वो बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जो डिफेंस जो प्रोटेक्शन है वो आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, जो आपको बहुत सारी डिजीज से प्रिवेंट करता है। ओके, तो आपको समझ में आया इम्यूनिटी डिफेंस सिस्टम क्या होता है आपकी बॉडी का, ठीक है। ये आपका सेलुलर होता है, ह्यूमरल होता है, जिसमें आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लोबुलिन्स वगैरह हैं वो आपको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। और आपकी सेलुलर में आपके अंदर CD4 CD8 सेल्स होती हैं जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करके चलती हैं, कुछ हेल्पर सेल्स होती हैं, कुछ किलर सेल्स आपके अंदर होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैंने आपको कवर करवाया है इम्यूनिटी और जो बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है वो, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है सबका? ओके, देन है आपका क्लासिफिकेशन कि इम्यूनिटी को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, मतलब उसकी कितने टाइप्स हैं, हम ये भी लगा के चल सकते हैं। तो फर्स्ट जो टाइप है हमारे पास वो है इनेट। इनेट का मीनिंग हमारे पास क्या है, आप सिंपल सी टर्म्स में इसको याद रखना है आपने, बाय बोर्न, जो हमारी बॉडी के अंदर बाय बोर्न प्रेजेंट है। जब हमारा बर्थ हुआ था उसी टाइम ये जो इम्यूनिटी थी वो हमारे अंदर प्रेजेंट थी, ठीक है। जो हमने बाय बोर्न हमें एक अच्छा गिफ्ट मिला है बाय बोर्न कि हमें ये इम्यूनिटी मिली है, ठीक है। इनेट इम्यूनिटी का मीनिंग यही होता है जो हम बाय बोर्न अपने फादर से मदर से जो हमारे अंदर, या हमने जो हमारा इंट्रायूटराइन जो टाइम था उसके अंदर हमने जो गेन करी है वो हमारी होगी इनेट इम्यूनिटी, ठीक है। अब जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर आपका होता है जो हम लाइफ टाइम में गेन करते हैं, ठीक है। ये हम लाइफ टाइम में क्या करते हैं? गेन करते हैं, चाहे हम किसी नेचुरल फैक्टर से लें या हम सीधा बॉडी के अंदर हमारी एंटीबॉडीज को एडमिनिस्टर करवाएं। इसके नीचे बहुत सारे टाइप्स हैं, पर पहले आपको पता होना चाहिए कि इनेट का मतलब क्या होता है, एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है। इनेट का मतलब होता है बाय बोर्न, एक्वायर्ड का मतलब होता है कि जो आप अपनी आने वाली लाइफ में अचीव करने वाले हो, जो इम्यूनिटी आप गेन करने वाले हो उसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर रखते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है आपका? फिर इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। इसमें आपका क्या होता है, हम पैसिव से लगा के चलते हैं, इसमें आप डायरेक्टली बॉडी के अंदर क्या एडमिनिस्टर करते हो? एंटीबॉडी। इसमें हमारी बॉडी का जो है वो कोई रोल नहीं होता, ना हमारी बॉडी कोई फंक्शन करती है, सीधा उसको बनी बनाई इम्यूनिटी जो है वो बॉडी के अंदर मिलती है। ओके, जो एक्टिव है इसमें हमारी बॉडी का पार्टिसिपेशन होता है, हमारी बॉडी उसमें पार्टिसिपेट करती है इम्यूनिटी को बनाने में, ठीक है। यहाँ हमें बनी बनाई बर्थ से मिल रही थी, ये हम लाइफ टाइम में कर रहे थे। अब एक्टिव और पैसिव में क्या है, इसमें हमारी एक्टिव जो है इसमें हमारी बॉडी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है इम्यूनिटी को बनाने में, और जो पैसिव होता है यहाँ हमें बनी बनाई एंटीबॉडी जो है वो मिलती है बाहर से। ओके, यहां तक क्लियर है? यहाँ हमें एंटीबॉडी मिल रही है, यहाँ हमें सिर्फ एंटीजन मिलेगा, ठीक है, जहां से हम क्या है बॉडी के अंदर अपनी इम्यूनिटी को डेवलप करेंगे, ठीक है। ये है हमारा नेचुरल, ये है हमारा आर्टिफिशियल। नाम से ही आपको पता चल रहा है नेचुरल का मीनिंग क्या होता है, आर्टिफिशियल क्या होता है, ठीक है। नेचुरल जो हम नेचर से हमें मिल रहा है, ठीक है, जो हम इंसान का उसमें कोई रोल नहीं है, वो हमें नेचर से ही मिल रहा है, ठीक है।
या हम कोई भी बाहर से एंटीजन, हम खुद उसमें कुछ वर्क नहीं कर रहे। आर्टिफिशियल में आप सबको पता है आर्टिफिशियल चीजें क्या होती है, नेचुरल क्या होती है, दोनों का डिफरेंस आपको आई होप कि आपको पता होगा, ठीक है। नेचुरल में आपका क्या होगा, अगर आपको कोई भी डिजीज हो जाती है, जैसे हम डिजीज का एक एग्जांपल लेके चलते हैं, आपको स्मॉल पॉक्स वगैरह, स्मॉल पॉक्स जैसी कोई डिजीज हो गई, अगर वो लाइफ में एक बार आपको हो गई, देन आपकी बॉडी उसके लिए क्या करती है, पहले से ही एंटीबॉडी को प्रिपेयर करके रखती है, जिससे आपकी बॉडी के अंदर स्मॉल पॉक्स के रिगार्डिंग एंटीबॉडी बन जाती है। अगर नेक्स्ट टाइम आपकी बॉडी के अंदर अगर कोई भी इंफेक्शन होता है, देन आपकी बॉडी रेडी है उससे फाइट करने के लिए, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया सबका। एक्टिव है, एक्टिव में फर्स्ट पॉइंट है हमारा नेचुरल। नेचुरल में हमारी बॉडी का इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, तो हमारे पास जो डिजीज थी वो कौन सी प्रेजेंट थी, स्मॉल पॉक्स, ठीक है। हमारे पास स्मॉल पॉक्स जो है वो डिजीज थी, इसके लिए एक बार हो गया, अब हमारी बॉडी ने खुद से एंटीबॉडी बना ली है, ताकि जो नेक्स्ट टाइम जो हमारी बॉडी के अंदर इंफेक्शन वगैरह होगा उससे हमारी बॉडी क्या कर सकती है, खुद फाइट कर सकती है। सेकंड है हमारा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में हम क्या करते हैं, जितने भी हम बाहर से एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक है, हम एंटीबॉडीज को, इसमें क्या होगा, यहाँ हमने हमारी बॉडी ने खुद मतलब एक नेचुरल डिजीज हुई, उसके रिगार्डिंग हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बन गई, यहाँ हम आर्टिफिशियली एडमिनिस्टर करते हैं और फिर हमारी बॉडी उसके रिगार्डिंग एंटीबॉडीज बनाती है। अब पैसिव में क्या होगा, पैसिव में हम बनी बनाई एंटीबॉडी हमें मिलती है। अब नेचुरल है तो इसमें इंसान क्या, जैसे कोई मदर है वो अपनी फीटस के अंदर अपनी एंटीबॉडी ट्रांसफर होती है, जैसे आपकी जो IgG एंटीबॉडी होती है वो किसको, वो आपकी मदर से आपको मिलती है, ठीक है, वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी के अंदर जाती है और वहां से आपको मिलती है, वो आपका होगा बनी बनाई एंटीबॉडी मिल रही है। क्या हमारी बॉडी उसमें कुछ वर्क कर रही है, नो। अगर हमारी बॉडी वर्क नहीं कर रही है, हमें बनी बनाई नेचुरल जो है एंटीबॉडी मिल रही है, उसको हम बोलेंगे नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ठीक है। अब आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल में जितनी आपके एंटीबॉडीज होती हैं, एंटी सीरम्स होते हैं, एंटी सीरास होते हैं, वो अगर उन सबको अगर हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं, बनी बनाई एंटीबॉडीज अपनी बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर कर रहे हैं, देन हम उसको बोलेंगे कि वो क्या है, आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, ठीक है। एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं इम्यूनिटी को। इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी किसी भी बॉडी की रेजिस्टेंस पावर, किसी एक पर्टिकुलर डिजीज के रिगार्डिंग, किसी एक पर्टिकुलर बॉडी के अंदर उसकी जो रेजिस्टेंस पावर है कि वो उस डिजीज से कैसे फाइट करेगा, वो उस बॉडी की इम्यूनिटी होती है। इसका क्लासिफिकेशन हम देखें, जो कुछ इम्यूनिटी होती है वो हमें बाय बॉर्न प्रेजेंट होती है, कुछ हम लाइफ टाइम में अचीव करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास एक्टिव, सेकंड है हमारे पास पैसिव। एक्टिव में आपका फर्स्ट पॉइंट है नेचुरल, कोई भी नेचुरली आपको डिजीज हुई, उसके रिगार्डिंग आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बन गई, जैसे आपकी स्मॉल पॉक्स है, अगर एक बार हो गया तो वो लाइफ टाइम के लिए आपकी बॉडी उसके रिगार्डिंग एंटीबॉडी बना लेती है। नेक्स्ट टाइम अगर आपको ऐसा कोई इंफेक्शन होगा तो आपकी बॉडी पहले से ही प्रिपेयर है एंटीबॉडी बना के, ताकि वो उस डिजीज से फाइट कर सके। ओके, यहां तक हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल के अंदर आपका क्या होगा, आप बाहर से बना बनाया सब इसमें एडमिनिस्टर करोगे, इसमें एंटीजन, ताकि उसके रिगार्डिंग आपकी बॉडी एंटीबॉडी बना लेगी। ओके, देन है नेचुरल, इसमें आपका मदर से बेबी के अंदर ट्रांसफर होता है, मदर टू बेबी। आर्टिफिशियल के अंदर क्या होगा, जितनी एंटी सीराज वगैरह हैं ये सब हम बॉडी के अंदर क्या कर देते हैं, एडमिनिस्टर कर देते हैं। ओके, तो इम्यूनिटी में किसी को कोई दिक्कत है अभी तक कि इम्यूनिटी क्या होती है, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, नो। तो ये था हमारा सेकंड टॉपिक, इम्यूनिटी। तो हमने आज की क्लास में, तो मैं आपको थोड़ा सा समराइज कर देती हूँ। एक हमने हेल्थ देखा है कि हेल्थ क्या होती है बेसिकली, उसके हमने 3 या 4 कॉन्सेप्ट्स देखे हैं। फिर हमने देखा है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो हेल्थ को अफेक्ट करेंगे। एक हमारे पास छोटा सा मॉडल होता है हेल्थ इलनेस कंटिन्यूम मॉडल, जिससे हम ऑप्टिमम हेल्थ को भी अचीव कर सकते हैं। अगर हमने ध्यान नहीं दिया, हमने अपने फैक्टर्स को कंट्रोल नहीं किया, देन हम डेथ की और जो लास्ट स्टेज होती है वहां तक भी जा सकते हैं। सेकंड टॉपिक हमने देखा है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के अंदर हमने देखा है कि इम्यूनिटी क्या होती है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, उसके कितने टाइप्स हैं। अब इनके नेम आपको याद रखने पड़ेंगे कि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, ठीक है, आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। ये आपको नेम खुद से लर्न करने पड़ेंगे, अपनी बुक से पढ़ो और लर्न करो। ओके, थैंक यू।